हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो हमारी है ये 6th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो है इमारतें, चित्र और किताबें। इनसे क्वेश्चन एक ना एक बन जाता है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपनी चैप्टर की ओर। तो जैसा आपको पता है कि सबसे पहले थॉट्स रहता है, ये है मारुतसामी और लौह स्तंभ। एक मारुतसामी इस लड़का का नाम है, और लौह स्तंभ के बारे में बताएगा। क्या है, मारुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। यानी कि इसमें हमें कुतुब मीनार और एक लौह स्तंभ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लौह स्तंभ पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, धातु विज्ञान। धातु विज्ञान क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। जो भारतीय धातु वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, विश्व के धातु विज्ञान में क्या किया, अपना प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्वविद ने खुदाई ने यह दर्शाया है, जो पुरातत्वविद की खुदाई है, उन्होंने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी क्या थे, कुशल शिल्पी थे और तांबे के धातु क्रम यानी कि धातु शोधन की जानकारी रखते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ के वासी कुशल शिल्पकारी थे और अच्छे धातु क्रम के जानकार थे, तो वो हो जाते हैं आपके हड़प्पावासी। कौन हो जाते हैं, हड़प्पावासी। या सेम ही लाइन उठा के आपको उसमें दे दे स्टेटमेंट में कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे और धातु शोधन की जानकारी थी, तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया है। क्या किया है उन्होंने, जो हड़प्पावासी थे, उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया है, कांसा, यानी कि कॉपर और टिन मिलकर क्या बनता है, आपका कांसा बन जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, Ct बराबर कांसा, ठीक है। यानी कि कॉपर और टिन मिलाकर क्या बनता है, आपका कांसा बन जाता है। किसने बनाया था, हड़प्पा वासियों ने बनाया था। जहाँ हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो किस युग से संबंधित थे, वो कांस्य युग से, और जो उनके उत्तराधिकारी थे वो किससे संबंधित हो जाते हैं, लौह युग से संबंधित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कौन सा लोहा था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो 3 टाइप के लोहा था इस टाइम पे, खोटा, पिटवा और ढलवा लोहा। इंपॉर्टेंट है ये वाला बॉक्स, तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लौह स्तंभ के बारे में। लौह स्तंभ क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चैप्टर ही गाइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमारतों और उससे क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो लौह स्तंभ क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। तो यह लौह स्तंभ कहाँ है, महरौली, कहाँ, दिल्ली में, कुतुब मीनार के परिसर पर है। कहाँ पे, कुतुब मीनार के परिसर पर है। कहाँ पे, महरौली, दिल्ली में यह स्थित है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.2 मीटर, और वजन कितना है, 3 टन से भी ज़्यादा इसका वजन हो जाता है। तो ये ऊंचाई पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसका वजन आपका 3 टन हो जाता है। इसके निर्माण में लगभग कितना समय लगा, 1500 साल पहले हुआ था। यानी कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1500 साल पहले हुआ था। इससे बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। जो ये बना है ना, इसकी बनने की जानकारी इसमें जो अभिलेख लिखा है उससे मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। किसका जिक्र है, चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, जिसका संबंध किससे माना जाता है, जिसका आपने क्या, गुप्त वंश को हमने अध्याय 10 में पढ़ा था ना। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय था, है ना, तो उसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था ना हमने, तो उसी गुप्त वंश से संबंधित था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लौह स्तंभ, महरौली लौह स्तंभ किस वंश से संबंधित था, तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश से संबंधित था। और बनेगा कि महरौली लौह स्तंभ में गुप्त वंश के किस शासक का नाम दिया गया, तो वो चंद्र नामक शासक का जिक्र हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें क्या है, इसमें जंग नहीं लगा। लोहे का है पर इसमें क्या हुआ है, जंग नहीं लगा। ये देखो, ये लौह स्तंभ है, महरौली लौह स्तंभ है, कहाँ है, महरौली में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और वजन 3 टन है, और कितने, 1500 साल पहले बना था। और गुप्त वंश के राजा
चंद्र का इसमें क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक है, ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, क्या थी। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। उस स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्वेश्चन आएगा कि स्तूप क्या है या स्तूप का अर्थ क्या होता है, तो स्तूप का अर्थ होता है स्तूप का अर्थ होता है टीला। क्या होता है, टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल लंबे तो कभी छोटे और बड़े होते हैं। ठीक है, गोल और लंबे भी होते हैं, बड़े और छोटे भी होते हैं स्तूप। उन सब में एक समानता यह है कि प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। जो स्तूप होते हैं उनके भीतर क्या होता है, एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के क्या रखे होते हैं, अवशेष, शरीर के अवशेष होते हैं। जैसे स्तूप कैसे होते हैं, स्तूप आपका गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बड़ा छोटा सब प्रकार का होता है। पर सभी स्तूपों में आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा डब्बा मिलेगा। उस डिब्बे में क्या रखा रहता है, उस डिब्बे में बुद्ध और उनके अनुयायी यानी कि जो बुद्ध के समर्थक हैं उनके क्या रखे रहते हैं, शरीर के अवशेष, जैसे दांत हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो दांत है, हड्डी है, राख है, ये सारी चीज़ें उस बॉक्स में हमें देखने को मिल जाती हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। यानी कि जो बुद्ध और अनुयायी हैं उनके शरीर के अवशेष तो रखे ही जाते हैं, पर उन्होंने जो चीज़ें यूज की हैं, जैसे कोई कीमती पत्थर यूज किया है, कोई सिक्का यूज किया है, तो वो भी उसी में रखा हुआ मिलता है। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, धातु मंजूषा। जो बॉक्स रखा है उसके अंदर उसे क्या कहा जाता है, धातु मंजूषा कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। जो प्रारंभिक स्तूप है वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया जाता है और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक स्तूप बना। ठीक है, ये स्तूप बना। ठीक है, इसमें एक बॉक्स रख दिया। जो ये बॉक्स है इसे क्या कहेंगे हम, इसे धातु मंजूषा कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। फिर ये स्तूप बन गया। अब स्तूप के ऊपर क्या होता है, क्या मिट्टी का होता है, ये मिट्टी का टीला रखा होता है। फिर इसके बाद इसे ईंटों से ढक दिया जाता है, ईंटों से ढककर और गुंबद नुमा इसे तराश दिया जाता है, यानी कि इसे गुंबद नुमा बना दिया जाता है। तो जो स्तूप के अंदर जो बॉक्स होता है उसे क्या कहते हैं हम, धातु मंजूषा कहते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार व्रत पथ बना होता है। जो स्तूप है उनके चारों ओर क्या होता है, परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ, जैसे आप यज्ञ वगैरह में जाते होंगे तो यज्ञ की परिक्रमा के लिए जो स्थान बना रहता है उसे ही प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। फिर क्या है, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। किससे, रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदिका कहा जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। ठीक है, क्या बने होते हैं, प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजाई जाती है। जो रेलिंग है और तोरण द्वार है, द्वार मतलब तोरण द्वार प्रायः किससे सजाए जाते हैं, मूर्ति कला और सुंदर कला आकृतियों से सजाए जाते हैं। ठीक है, मानचित्र 7 में अमरावती को ढूंढो। जो आपने मानचित्र देखा था उसमें किसे ढूंढना था, अमरावती को ढूंढो। ठीक है, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। क्या होता था, यहाँ अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं के चित्र उकेरे गए थे। ठीक है, कहाँ पे होता था, अमरावती में क्या था, एक भव्य स्तूप था और 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, यानी कि शिलाओं पर चित्र बनाए गए थे। आगे बढ़ेंगे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। कई गुफाएं क्या थी, उन्हें पहाड़ियों को काटकर बनाया जाता था और इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों से क्या करते थे, सजाते थे। इस जो चीज़ें पहाड़ी को काटकर बनाई जा रही हैं उन्हें क्या कहते थे, मोनोलिथिक कहते थे। क्या कहते थे, मोनोलिथिक कहते थे। ठीक है,
इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती है। जो आरंभिक हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था उसमें किन देवी देवताओं की मूर्ति मिली है? विष्णु और शिव, दुर्गा की मूर्ति, यानी कि इनकी पूजा होती थी। ठीक है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? गर्भगृह होता है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? गर्भगृह होता है। इससे भी बहुत ही घुमा के क्वेश्चन बनता है। मैं अभी बताऊंगी, एक बार चैप्टर क्लियर कर दूं, फिर मैं इनके बारे में बात करूंगी कैसे इनसे अच्छे से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जब तक मैं चाय पी रही हूँ लाइक करिएगा। मुझे कोल्ड हो रखा है इसलिए मुझे चाय की ज़रूरत पड़ रही है। बोल नहीं पा रहे हैं, गले में बहुत ज़्यादा पेन है, पर क्लासेस तो लेनी है, एग्जाम आ रहा है आपके। ठीक है, तो मंदिरों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हो जाता था? आपका गर्भगृह हो जाता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की क्या मूर्ति रखी जाती थी। मान लो हनुमान जी का मंदिर है तो वो जहाँ मंदिर की मूर्ति रखी है वो गर्भगृह है। और इम्पोर्टेंट यानी कि मेन भगवान जी कौन है? हनुमान जी का मंदिर। फिर दूसरे देवी देवता और जगहों पर स्थापित किए जाते हैं। तो गर्भगृह में किसकी मूर्ति होती है? जो मेन मुख्य देवी देवता होता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जो गर्भगृह होता है वहीं पे क्या होता है? धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए, ठीक है, पवित्र स्थान को देखने के लिए क्या होता है? एक मिनट, लोग आते हैं। ठीक है, इनको देखने के लिए क्या होते हैं? लोग आते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले ये जो बॉक्स है इसे पढ़ लेंगे। सांची का महान स्तूप, जो एक स्तूप है, कहाँ का? सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण 100 साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। ठीक है, जो सांची का स्तूप है, सांची का महान स्तूप है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 100 साल पहले हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ईंटों का बना है। और ये ईंटें किस जमाने से यूज हो रही हैं? अशोक के ज़माने से यूज हो रही हैं। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है, जो सांची स्तूप है, सांची स्तूप को करीब 100 साल पहले बनाया गया था। इसमें ईंटों का इस्तेमाल अशोक जो राजा था उसके ज़माने के पहले से यूज हो रहा है। और स्तूप तो बन गया था, पर जो रेलिंग है और प्रवेश द्वार है वो अन्य शासकों के काल में जोड़े गए। फिर आता है अमरावती की शिल्प आकृति। इस चित्र को देखकर वर्णन करो। ये है अमरावती की शिल्प आकृति। ठीक है, ये है आपका सांची स्तूप। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा, स्तूप के लिए क्वेश्चन बनेगा। स्तूप में क्या होता है? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक बॉक्स बना। ठीक है, सबसे पहले बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? एक ऐसे मिट्टी नुमा गुंबद बना। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या बनता है? इसके ऊपर ईंटों का एक टीला बन जाता है। टीला बन गया। फिर एक ये प्रदक्षिणा पथ हो गया। प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा लगाने वाला पथ। फिर यहाँ से क्या हुआ? फिर ये रेलिंग द्वार बनेगा। क्या बनेगा? सॉरी गाइस, यहाँ रेलिंग द्वार बनेगा और यहीं पे एक प्रवेश द्वार यानी कि तोरण द्वार बन जाता है। ठीक है, तो ये धातु मंजूषा है। यहाँ पे बुद्ध के अनुयायियों के क्या रखे जाते हैं? अवशेष, बॉडी के अवशेष और जो चीज़ें उन्होंने कीमती पत्थर और चीज़ें यूज की हैं वो रखी जाती हैं। फिर क्या है? ये स्तूप है आपका। ठीक है, स्तूप है, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला, बाद में ईंटों से ढका। देखो, पहले ये स्तूप बना, फिर ये धातु मंजूषा उसके अंदर रख दी गई, फिर ये ईंटों का टीला बनाया गया। उसके बाद परिक्रमा के लिए स्थान बना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनता है? जो परिक्रमा के लिए स्थान बना है वृत्ताकार, उसे क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। फिर ये रेलिंग लग गई, ये जो है ये रेलिंग लगा दी। इसी में तोरण द्वार बन गया। तो कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5 स्टेप बन जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं स्तूप के अंदर, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तो ये बनता है गुंबद नुमा टीला बन जाता है, और एक क्या है? धातु मंजूषा है, बॉक्स बनता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, रेलिंग लगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्तूप में पाई जाती हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी मंदिर के बारे में अभी आगे पढ़ोगे, मंदिर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी तो हमने गर्भगृह के बारे में पढ़ा है, इसके आगे हम और पढ़ने वाले हैं, उसे भी डिटेल में समझाएंगे। मंदिर भी बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है था। जो भीतर गांव का एक मंदिर था, कहाँ का मंदिर? भीतर गांव जैसे मंदिर में काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। शिखर जानते हो आप लोग? नहीं जानते, मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है,
बहुत ऊंचाई तक जो मंदिर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। शिखर के निर्माण में कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती है। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती है, यहाँ एक सभागार होती है। मंदिर में एक मंडप बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, सभागार कहते हैं। क्या कहते हैं, सभागार कहते हैं। यहाँ पे लोग बैठते हैं, भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, वो क्या होता है, सभागार होती है। ठीक है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि मानचित्र 7 में आपको क्या देखना है, महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढना है। कैसे, महाबलीपुरम ऐहोल को ढूंढना है। इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं। जो महाबलीपुरम ऐहोल के मंदिर हैं वो पत्थरों से बने, यानी कि पत्थरों को तराश कर, पत्थरों को काट कर मंदिर बनाया गया है। इन मंदिरों को मोनेलिथिक कहते हैं, हमने आपको अभी बताया है। उनमें कुछ यहाँ दिखाए गए हैं जो मंदिर है, कुछ ये देखो, ये दिखाया गया है, पत्थरों का ही मंदिर बना है। अब हम ये देखेंगे ये क्या है। ध्यान से थोड़ा छोटा कर लूँ जिससे आपको पिक्चर भी देख सके। तो देखो कह रहा है कि बाएं स्थान पे ऊपर देखो, उत्तर प्रदेश भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर है जो कब बना है, 1500 साल पहले बना है। एक बार पढ़ लो फिर मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी। 1500 साल पहले किससे बनाया गया था, पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। यानी कि ये पहाड़ियों को खोदकर नहीं बनाया गया है, पत्थर ईंटों से बनाया गया है। फिर दाएं ऊपर देखो, महाबलीपुरम का मंदिर, जो जिसे क्या कहते हैं, एकास्मिक या मोनोलिथिक, जो इंग्लिश में मोनोलिथिक और उसमें एकास्मिक कहते हैं। ठीक है, दाएं ऊपर महाबलीपुरम का मंदिर है जो कि क्या है, एकास्मिक मंदिर है, जो पत्थरों को, पहाड़ियों को तराश कर, पहाड़ियों को काट कर बनाया गया। इनमें प्रत्येक मंदिर का एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता है। मैंने अभी बताया क्या किया जाता है, विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया जाता है। इन्हें एकास्म या मोनोलिथ कहा जाता है। देखो ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, तो इन्हें एकास्म और मोनोलिथिक कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंटों से बनी इमारतों के नीचे ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए क्या करते हैं, एक एक तह को जोड़ते हुए ऊपर की ओर आते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर आते हैं, जबकि चट्टाने तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो ईंटों के मंदिर बनते हैं वो कहाँ से, नीचे से ऊपर की, यानी कि नीचे से ईंटों को जोड़ते हुए ऊपर की ओर आते हैं। नीचे से ऊपर की ओर बनता है, जैसे मकान बनते हैं ना वैसे ही। पर जो पहाड़ी के जो मोनोलिथिक मंदिर होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर से काटते हुए, यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में बनाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, उसकी सूची बनाओ। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ऐहोल में कौन सा मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, जो 1400 साल पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1400 साल पहले बनाया गया था। तो देखो ये है ईंटों पत्थरों का मंदिर बना। ठीक है, और ये क्या है, पहाड़ियों को तराश कर बनाया गया मंदिर है। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि ईंटों का बना मंदिर और पहाड़ियों को काट कर बनाया गया मंदिर में क्या डिफरेंस है। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। ठीक है, देखेंगे स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शांति से सुनिएगा, समझिएगा, और जो चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में उन क्वेरी को लेकर एक जो भी आपके डाउट हैं उन्हें मैं क्लियर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आपको हर बार सीटेट का फॉर्म नहीं भरना है, ना ही हर बार के लिए बैठना है कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। नहीं, एक बार में अच्छे से चीज़ों को टैकल करिए एंड देन आप एग्ज़ाम दीजिए, अपना क्वालिफाई करिए। ठीक है, एग्ज़ाम के मैंने आपको मूल मंत्र बता दिए थे, आपको एसएसटी पढ़नी ही है। बाकी आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी के जो पैराग्राफ हैं उन्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना, डेली एक पैराग्राफ लगाना है, जिससे कि आपको क्या हो, आपके पूरे जो इंग्लिश और हिंदी में मार्क्स हैं कम से कम 27 या 28 के समथिंग आ जाएंगे। अगर बहुत, वैसे तो पूरे में पूरे आते हैं पर नहीं आ रहे, 1-2 नंबर कटने, कोई बात नहीं। अगर आपके मान लो 25 भी मार्क्स हिंदी इंग्लिश में बनाते हो तो टोटल 50 मार्क्स होते हैं गाइस। 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर आपकी CDP आ जाती है। तो इसलिए आपको मैं कहती हूँ कि आपको इंग्लिश हिंदी के पैराग्राफ बिल्कुल स्किप नहीं करना है, डेली 1 पैराग्राफ सॉल्व करो। ठीक है, आपका सीटेट इस बार ज़रूर क्वालिफाई होगा। बस आप मेरी टेक्निक से पढ़िए, जो मैं बता रही हूँ, जो जैसी चीज़ें यूज करनी है बस उन्हें इम्प्लीमेंट करिए, आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो चीज़ें बताई हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
क्या कह रहा है, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता है, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है तो राजा रानी ही इनका निश्चय करते हैं। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता है। पहला क्या होता है, पहला क्या करते हैं ये लोग, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढते हैं, फिर उन्हें शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता है। देखना, पॉइंट देखते जाना, अगर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट मिल रहा है तो सीरीज में क्वेश्चन आ सकता है कि सीरीज वाइज लगाइए और आपको लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहला क्या करते हैं, अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना, शिलाखंडों को खोद कर लाना, फिर मंदिर तथा स्तूप के लिए सोच विचार तय करना, तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना। जो स्थान उन्होंने चुना है बनाने के लिए वहाँ पे क्या होना, शिलाखंडों को पहुंचाना। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों के चौखटों, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, पत्थरों को काट छाट कर उनका आकार दिया जाता है। फिर क्या होता है, इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम है। इन सबको तैयार कर लेने के बाद क्या करना होता है, इन्हें सब जगहों को सही जगह पर फिट करना है। जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे खम्बा बना लिया, दीवार बना ली, चौखट बना लिया, फर्श बना लिया, अब इन्हें सेट भी तो करना है। तो एक सेटिंग भी क्या है, एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, अब हम ये बॉक्स पढ़ लेंगे। बॉक्स क्या कह रहा है, उड़ीसा का जैन मठ। कहाँ का, उड़ीसा का जैन मठ कैसे बना है, एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। देखो, पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिल इमारत बना है, तो पहाड़ी को खोदकर बना है तो कैसा है, मोनोलिथिक है, नहीं कि एकास्मिक है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि उड़ीसा का जैन मठ 2 मंजिल इमारत है, तो हाँ 2 मंजिल इमारत है। एकास्मिक है यानी कि मोनोलिथिक है, वो भी है। पहाड़ी को खोद कर बनाया गया है, तो वो भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कमरे के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। क्या करते हैं, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान करते हैं। पृष्ठ 14 अध्याय 2। यहाँ दिखाई गई कई गुफाओं में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं इनमें क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको मैं बता देती हूँ। इतने से पैराग्राफ से आपके स्टेटमेंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, दे देगा उड़ीसा का जैन मठ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा उड़ीसा के जैन मठ की विशेषताएं। नीचे स्टेटमेंट आएगा पहला कि इस जैन मठ को पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट बन जाएगा ये मठ या उड़ीसा का मठ 2 मंजिल इमारत है। तीसरा बन जाएगा कि कमरों के प्रवेश द्वारों पर क्या करते हैं, जो जैन मठ है इस पे क्या करते हैं, भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। तीसरा बन जाएगा यह एक एकास्मिक मंदिर है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही होंगे। अगर इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट दे देता है कि ये उड़ीसा का जैन मठ ईंटों और पत्थरों का बना है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यह 1 मंजिला है, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे 2-3 लाइन ही बन रही है, वो मैंने आपको बता दी। उड़ीसा का जैन मठ पहाड़ी को खोदकर बना है यानी कि एकास्मिक है, मोनोलिथिक है। इंग्लिश में मोनोलिथिक और हिंदी में एकास्मिक, दोनों वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। 2 मंजिला इमारत है, इसमें जैन भिक्षु क्या करते हैं, अपनी तपस्या और ध्यान करते हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि वीडियो को बनाने में एफर्ट लगता है, गले में बहुत पेन है और आपको पता है कोल्ड में कितनी प्रॉब्लम होती है। फिर भी वीडियो बना रही हूँ कि आपका सीटेट किसी तरह क्वालिफाई हो जाए। और ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेहनत की है तो 1 लाइक तो बनता है ना गाइस, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट भी करिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, ये मूर्ति का चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्चा संभवतः राजा रानी ही देते होंगे। जो शिल्पकार थे, जो मंदिर बनाते थे, उनका खर्चा कौन देता होगा, राजा रानी देते होंगे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इन इमारतों की सजावट की जाती थी। किससे की जाती थी, ध्यान से सुनना। जो भी मंदिर के स्तूप और मंदिर में भक्त आते थे, भक्त क्या करते थे, उपहार लाते थे, तो इनसे ही क्या होती थी, इमारतों की सजावट की जाती थी। ध्यान से सुनना। अगर स्टेटमेंट आता है कि भक्तों के द्वारा लाए गए उपहार और पैसों से मंदिरों की सजावट की जाती थी, तो स्टेटमेंट एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार के तोरण को बनाने का खर्च दिया था। किसने दिया था,
एक आदमी था जो हाथी के दांत का काम करता था, श्रमिक था, उसने उसके संघ ने, यानी कि एक संघ था, मान लो हाथी के दांत का काम अकेले तो करेगा नहीं, समिति होगी, संघ होगी, उन लोगों ने सांची का जो एक अलंकृत द्वार बनाया गया था, तोरण बनाया गया था, द्वार को ही तोरण कहते हैं, तो उसका खर्चा किसने उठाया था? उस समिति ने उठाया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार और सुनार भी थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन यहीं से डालेगा, और सीटेट स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाता है। वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। भाई मैंने जो एग्जाम दिया था भर भर के क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट वाले, तो इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट पे ज़्यादा जोर देती हूँ और हर चीज़ का स्टेटमेंट बताती हूँ। तो जो मंदिर के निर्माण में जो सजावट की चीज़ें थी, वो व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और लोहार, सुनार, ये सारे लोग लाते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जो क्या करते थे, जिनके नाम के खम्भे, रेलिंग और क्या लगवाई गई, ऐसे मतलब कई स्त्री पुरुष थे जिनके नाम के खम्भे, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे, यानी कि उनके नाम भी दीवारों पर खुदवाए गए हैं। आपने देखा होगा अपने यहाँ मंदिरों में कई लोग नाम लिखवा देते हैं, नेम प्लेट बनवा देते हैं। इसी तरह पहले भी रेलिंग पर क्या किया गया है, स्त्री पुरुषों के नाम देखने को मिले हैं, ठीक है। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने में और सजाने में अपना योगदान दिया है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने चित्रकला की। चित्रकला क्या है? तो ये है चित्रकला, ठीक है। एक मिनट। मानचित्र में साथ में अजंता को ढूंढो। हमने आपसे कहा था ये वाला मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस मैप को प्लीज़ बना लीजिएगा और अपने वॉल पर लगा लीजिएगा। और एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना, जैसे मैं पूछती हूँ मानचित्र में साथ में अजंता को ढूंढो, तो आप तुरंत मैप में देख लोगे। अगर क्वेश्चन बन भी जाता है कि अजंता किस दिशा में है, तो वो भी आपको उस मैप को देखते देखते रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैप जरूरी है, मैप को देखा करो और मैप से ही पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, ठीक है। जो अजंता है, अजंता में क्या थी? अजंता में बहुत सारी गुफाएं क्या की गई? खोदी गई। ज़्यादातर किसकी हैं? बौद्ध भिक्षुओं की गुफाएं हैं यहाँ पर, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या बनाए गए हैं? विहार बनाए गए हैं। कहाँ पर? अजंता में। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। देखो गुफाओं में क्या होता है? अंधेरा होता है, तो क्या होता है? मसाल जो पहले आपने कोई सीरियल देखा होगा, उसमें डंडे में एक में लकड़ी में ऊपर आग लगी रहती है, कपड़ा लपेट कर आग लगा लेते हैं, वो क्या होती है? मसाल होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं से इन्हें बनाया गया होगा। इन चित्रों में रंग 15 साल बाद भी चमकदार है, यानी कि जो गुफाएं हैं, गुफाओं में जो चित्र बने हैं, उन पे जो रंग भरे हैं, वो रंग 1500 साल के बाद भी क्या है? उसी तरह से चमक रहे हैं। अब ये रंग कैसे थे? तो ये रंग क्या थे? ये रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। जो भी अजंता की गुफाएं थी, देखो क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन बनने से पहले मैं इसका क्रिप्ट बताती हूँ। अजंता को ढूंढूं, यानी कि अजंता में क्या है? पहाड़ी है। इन पहाड़ी अजंता में बहुत सारी पहाड़ियों को खोदकर क्या बनाए गए? विहार बनाए गए हैं। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए हैं। और इन पे क्या की गई है? चित्रकारी की गई है, ठीक है। और चित्रकारी कैसे की गई है? क्योंकि गुफाओं में अंधेरा रहता है, तो मसालों की रोशनी से चित्रकारी की गई है। और वहाँ पे आज के 1500 साल के बाद भी वहाँ के जो चित्रकारी का रंग है, वो कैसा है? चमकदार है। अब वो रंग कैसे बनाया गया? वो रंग पौधों और खनिजों से बनाया गया। और ये जो आकृतियां हैं, जो कृतियां हैं, इसका कलाकार क्या है? अज्ञात है। तो अजंता का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से इसे पढ़िएगा। तो अजंता का आप चित्र देखो कितना सुंदर बना है, ये देखो कितनी अच्छी कलाकृतियां बनाई हैं, दिख रहा है ना? देखो ये तो ये थी अजंता के बारे में बात। तो यहाँ के मेन क्वेश्चन बनता है कि जो अजंता की गुफाओं में कलर यूज किए गए थे, वो किससे बनाए गए थे? तो वो रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ किससे बनाए गए थे? रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
पुस्तकों की दुनिया। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुक्स क्या थी, कैसे बुक्स के चीज़ें आती हैं। देखो बुक्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इस युग में, एक मिनट, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई है। इस युग में क्या हुआ है? कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना हुई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। देखो स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं हैं और देवताओं से जुड़ी कथाएं भी मिलती हैं। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिगारम, कौन सा? शिल्पादिगारम किसने लिखा था? इलांगो ने। किसने? जिसके रचनाकार कौन थे? इलांगो। ठीक है, ध्यान से सुनना। करीब 1800 साल पहले, कितने साल पहले? 1800 साल पहले। कौन सा काव्य प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पादिगारम? कौन से भाषा में था? तमिल। ठीक है, तो करीब 1800 साल पहले यह प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिगारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की क्या मिलती है? कहानी मिलती है। और वह फुहार में रहता था। कहाँ रहता था वह? फुहार में रहता था। पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। स्टोरी बता रहे हैं हम आपको। गाइस बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको हमारे बोलने में थोड़ा गैप सा लग रहा होगा, वो बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए ये रुक रुक के आपको वॉइस आ रही होगी। तो थोड़ा सा आज कोऑपरेट कर लीजिएगा। आज क्या 1-2 दिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिगारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। तो शिल्पादिगारम में किसकी कहानी है? क्या है शिल्पादिगारम में? तो शिल्पादिगारम में कोवलम बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 मिनट दे दो, ठीक है। तो शिल्पादिगारम में कोवलम नामक व्यापारी की कहानी है, ठीक है। वो कहाँ रहता था? वो पुआर में रहता था। और इसकी पत्नी कौन थी? कन्नगी। और कन्नगी की क्या करता था? उपेक्षा, अवहेलना, यानी कि कन्नगी को नहीं पसंद करता था। और वो क्या करता था? एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। तो जो वो कन्नगी थी और वह आदमी था कोवलन, वो उसने क्या किया? छोड़कर कहाँ चले गए? वो मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी ने जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। जो पांड्य का राजा था, वहाँ का दरबारी जौहरी ने क्या किया? कोवलन पर किसका आरोप लगा दिया? चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उन्हें क्या किया? प्राणदंड दे दिया था। कन्नगी जो अभी भी उसी से प्रेम करती थी। कन्नगी क्या करती थी? अभी भी अपने ही पति से प्रेम करती थी। इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। जो कन्नगी थी उसने क्या किया? मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो शिल्पादिगारम के रचनाकार कौन थे? तो इलांगो, ठीक है। कौन थे? इलांगो अदिगल थे, यानी कि इलांगो थे। इसका रचना कब हुई? 1800 साल पहले हुई। इसमें किसकी कहानी मिलती है? तो कोवलन और कन्नगी की कहानी मिलती है, ठीक है। शिल्पादिगारम में किसकी कहानी मिलती है? कोवलन और कन्नगी की कहानी मिलती है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कोवलन और कन्नगी की कहानी किस काव्य में मिलती है, तो वो हो जाएगा आपका शिल्पादिगारम में मिलती है। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे वैसे पूछे, ठीक है। कान नीचे से पकड़ो या कान ऊपर से पकड़ो, बात वही है। तो चीज़ें क्लियर, इसीलिए चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन घुमाए भाई, हमारे स्टूडेंट तो तैयार है। तैयार हो ना? तैयार हो तो लाइक कर देना। ओके, आगे बढ़ेंगे। शिल्पादिगारम के लिए लिया गया एक वर्णन, शिल्पादिगारम से एक वर्णन लिया गया। क्या है? देखो, यह कवि ने कन्नगी के दुख के तरह वर्णन किया है। कन्नगी का जो दुख था वो बताया। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारी शरीर बिना धूल से सना हुआ पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये किसका दुख है? कन्नगी का दुख है, जो कि शिल्पादिगारम में दिया हुआ है। जिस राजा ने इन्हें प्राणदंड दिया था झूठी चोरी के आरोप में, उसने भी क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी। वो आप आगे पढ़ोगे कौन सा राजा था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है
एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई। कौन सा है? एक मणिमेखलाई। ठीक है, इसे किसने लिखा था? तो इसे सत्यनार ने लिखा था। किसने लिखा था? सत्यनार ने लिखा था। तो एक और तमिल महाकाव्य है वो है मणिमेखलाई, जिसे कब लिखा गया था? 1400 साल पहले लिखा गया था। किसके द्वारा? सत्यनार के द्वारा। और इसमें किसकी कहानी है? ध्यान से सुनना, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन और माधवी की बेटी, जो माधवी थी ना जिससे वो प्रेम करता था कोवलन, उसकी बेटी की कहानी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिफरेंस सुनना, जो एक कौन सा काव्य था आपका? एक ये वाला काव्य था शिल्पादिगारम। शिल्पादिगारम में किसकी? कोवलन और उसके कन्नगी, कोवलन और कन्नगी की कहानी है। ठीक है, या नर्तकी माधवी की कहानी मिलती है। और इसमें क्या है? मणिमेखलाई में कोवलन और माधवी की बेटी। स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट में देगा कि कोवलन और माधवी की कहानी किस में है, तो आप तुरंत मणिमेखलाई लगा दोगे। अभी भी आपने ध्यान से सुन लिया होगा, हाँ मणिमेखलाई लगाना है। मैम ने क्वेश्चन पूछा पर आपने क्या सुना? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोवलन तथा माधवी की कहानी किस ग्रंथ में है, किस महाकाव्य में है। मैंने ये नहीं बोला कि कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी किस काव्य में है। तो कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी आए ना, जब आपको मणिमेखलाई लगाना है। और मणिमेखलाई किसने लिखा था? सत्यनार ने लिखा था। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, जब ही मैं इतना एफर्ट लगा के आपको चीज़ें समझा रही हूँ। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा होगा, जो संस्कृत में लिखा था ना उन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम, वो किसने लिखा था? आपके कालिदास जी ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मेघदूत का एक श्लोक, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। मेघदूत का एक श्लोक क्या है? यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूत से एक अंश दिया गया। मेघदूत किसकी रचना है? बताइए। कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। लिख लेंगे। ठीक है, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना हो जाती है। ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मेघदूत किसकी रचना हो जाती है? कालिदास की। मैं इधर लिख देती हूँ कालिदास, क्योंकि भरोसा नहीं है आप लोग नोट डाउन करोगे कि नहीं करोगे। करना, ठीक है। इतना एफर्ट से पढ़ा रही हूँ तो इस बार सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए कि मैम मेरा सीटेट इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से। नहीं, कमेंट ये आएगा कि मैम मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। तो उनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी? मेघदूत के एक अंश से दिया गया। यह एक विरही प्रेमी बरसात के बादलों को अपने संदेशवाहक बनाने की कल्पना कर रहा है। तो देखो, स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। ये आप लोग देख लेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा देती हूँ, कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया। तुम बौछारों से मुलायम हो, उठी मिट्टी के भीनी खुशबू से भरे हो, हाथियों की सांस में बसी जंगल गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर लाइन दे दे कि ये लाइन किस काव्य में है, तो वो कहाँ हो जाएगी? मेघदूत में। मेघदूत किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है कालिदास को। इसमें क्या कहा जा सकता है? प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। अब पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण देखेंगे। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इस काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। क्या शामिल है? पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है पुराण का शाब्दिक अर्थ? प्राचीन। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। पुराणों में क्या मिलता है? विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इनकी क्या है? कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानी मिलती है। यानी कि जो संसार की सृष्टि है उनके बारे में और राजाओं की भी कहानी मिलती है और पूजा की विधियां भी मिलती हैं। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो पुराण है अधिकतर सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते हैं। देखो, जो स्त्री और पुरुष थे उन्हें क्या था? वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद थे ना हमारे, उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी स्त्री और शूद्र को। बट जो पुराण है उन्हें वे सुन सकते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टेटमेंट के लिए। देखो, कन्फ्यूजन पॉइंट से ही स्टेटमेंट बनता है। कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई स्त्री और
शूद्र वेद तो नहीं पढ़ते थे, जब वेद नहीं पढ़ते थे तो फिर पुराण भी नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि भाई हम लोग हाइपोथेटिकल बहुत चीज़ें सोचते हैं भाई, भारत के लोग हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, पर हमें सोचना नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही देखना है। तो स्त्री और शूद्र थे वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, बट क्या वे पुराणों को सुन सकते थे। क्या कर सकते थे? पुराणों को सुन सकते थे, और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। जो पुराणों का पाठ है वो पुजारी मंदिर में किया करते थे, और जिसे क्या करते थे, लोग सुना करते थे। ठीक है। अब दो संस्कृत महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित भी होंगे। ठीक है। दो संस्कृत महाकाव्य थे। क्वेश्चन आ जाएगा दो संस्कृत महाकाव्य कौन कौन है, तो आपके महाभारत और रामायण हो जाते हैं। महाभारत में क्या है, कौरवों और क्या है, पांडवों के बीच की युद्ध के बारे में दिया है। आपने टीवी में भी सीरियल देखे होंगे। ठीक है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। जो ये युद्ध हुआ था, महाभारत हुई थी, इतनी बड़ी महाभारत हुई थी कि सबसे बड़ा ग्रंथ बन गया महाभारत। ठीक है। तो वो किस लिए हुई थी? वो हुई थी जो पुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, उसकी गद्दी प्राप्त करने के लिए यह युद्ध हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ेंगे। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। कितने साल पहले? 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। कहा जाता है कि जो पुराण है, महाभारत है, दोनों ही किसने लिखे थे? व्यास ने लिखे थे, ऋषि व्यास ने लिखे थे। महाभारत में भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। अध्याय 9 में हमने पढ़ा था भगवत गीता के बारे में। क्या पढ़ा था? क्वेश्चन कमेंट में लिखना। भगवत गीता में क्या दिया गया है? भगवत गीता में धर्म के बारे में बताया गया था। ठीक है। अर्जुन को उन्होंने धर्म उपदेश दिए थे, इसके बारे में बताया गया था। तो भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का। तो महाभारत में ही भगवत गीता के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। सबको पता है किसके बारे में? राम के बारे में। उनके पिता उन्हें क्या करते हैं? वनवास दे देते हैं। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, और फिर सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि माने जाते हैं। ध्यान से सुनना। संस्कृत रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत। स्टेटमेंट ऐसे ही घुमाएगा। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की कौन सी भाषा थी? भाई ये तो सबको पता है कि रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी, पर किस भाषा में लिखी थी ये लोग जनरली भूल जाते हैं। तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी। जो आम लोग हैं, किससे कहानियाँ कहते हैं, वो क्या थी? आपने भी सुना होगा ना, दादी दादा से अपने यहाँ कहानियाँ, वही कहानी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे। वे कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। किस कहानियों में? पंचतंत्र। अगर क्वेश्चन बन जाता है जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ कौन लिखते थे, तो आम लोगों के द्वारा लिखी जाती थी। क्या? जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ। जातक के बारे में हम पहले भी बता चुके थे। क्या बताया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर आंसर तो आप लोग देते नहीं हो कमेंट बॉक्स में, बस क्लास लेके और निकल लिए, लाइक भी नहीं करना। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। जो जातक कथाएं हैं वो अक्सर क्या है? स्तूप की रेलिंग बनी है उन पर, और अजंता की गुफाओं में क्या हुई हैं? दर्शाई गई हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्या बनेगा? इतने से पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ आम जनता द्वारा लिखी गई हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। जातक कथाओं की अक्सर जो जातक कथाएं हैं वो अक्सर कहाँ मिली हैं? स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों पर क्या है? उन्हें दर्शाया गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट इसलिए बना के बताती हूँ कि वैसे तो आप लोग क्वेश्चन सही ही कर लोगे। अब बंदर राजा की कहानी ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है। एक
ज्ञान वाली कहानी है, ठीक है। बंदर राजा की कहानी क्या है? एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ था, है, ठीक है। कहानी है एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। जो बंदर था वो कहाँ रहता था? गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था, ठीक है। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट आम क्या थे? आम बहुत ही मीठे थे, ठीक है, होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। इतने जो स्वादिष्ट आम थे और कहीं नहीं मिलते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? वाराणसी। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला और उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला लिया। क्या किया? बंदरों को मार डालने का फैसला लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास में इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरे सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत स्तूप, क्या है? भरहुत स्तूप सिले मिले एक पत्थर पर उकेरे एक चित्र से यह दिखाया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बंदर राजा का चित्र किस स्तूप में दिखाया गया है, तो वो हो जाएगा भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आ सकती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो, चीज़ों को समझाने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। और स्लो पढ़ाती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो हाउस वर्किंग हैं, तो अपना काम करते करते भी अपनी चीज़ें समझ सकें। विज्ञान की पुस्तकें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने। किस में? संस्कृत में। और आर्यभट्ट जी कौन थे? गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्रीय थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। उन्होंने बताया, आर्यभट्ट जी ने बताया कि जो दिन और रात का क्यों होते हैं, तो दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और सूर्य डूबता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा दिन और रात सूर्य के पृथ्वी के अपनी धुरी पर, यानी कि अपने अक्ष, धुरी मतलब अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के कारण होता है। आपने अगर ज्योग्राफी की क्लास ली होगी तो समझ गए होंगे। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। जो ग्रहण पड़ता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनके बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। क्या? उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी। क्या क्या किया? उन्होंने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया और वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढी। उन्होंने किन्ने? आर्यभट्ट जी ने, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी प्रयुक्त होने वाली विधि बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ताओं ने, जिन्होंने कई चीज़ें खोजी। यानी कि जो परिधि को मापने की विधि है वो किसने खोजी? आर्यभट्ट जी ने। और वो उतनी ही सही है जितनी कि बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जिन्होंने कई चीज़ें खोदी। इनके बारे में और पता लगाओ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य कौन थे, तो वो भी क्या हो जाते हैं? खगोलवेत्ता और गणितज्ञ हो जाते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी थी? आर्यभट्टियम थी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब आगे बढ़ेंगे। शून्य की खोज कैसे हुई, ठीक है। जो शून्य आपको मैथ में बहुत परेशान करते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी। जो गिनती की पद्धति है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी? अरबों द्वारा अपनाई गई थी। तब यूरोप में भी फैल गई। उसके बाद क्या हुआ? यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करिए, ठीक है। तो जो शून्य का जो आविष्कार था वो कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। किनने? भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। तो उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। अब आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे।
आयुर्वेद चिकित्सक वैज्ञानिक की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे? चरक और दूसरे कौन थे? सुश्रुत। ठीक है, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे और सुश्रुत 4वीं शताब्दी के। चरक द्वारा रचित कौन सी संहिता? चरक संहिता, जो कि औषधि शास्त्र थे, यानी कि चिकित्सक मतलब डॉक्टर। अगर वो चिकित्सक थे तो चरक, उन्होंने जो बुक लिखी है चरक संहिता, भाई डॉक्टर जो बुक लिखेगा वो डॉक्टरी के बारे में ही तो लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो चरक क्या थे? एक चिकित्सक थे, उन्होंने बुक लिखी चरक संहिता, उन्हीं के नाम से याद रख लेना, चरक संहिता। क्या थी? औषधि शास्त्र थे। एक उल्लेखनीय पुस्तक अपनी रचना सुश्रुत संहिता, तो जो सुश्रुत जी थे उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। ये किस पर थी? शल्य चिकित्सा पर आधारित थी। तो दोनों की क्वेश्चन को ध्यान में रखना, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, 1 मिनट। जो चरक संहिता थी, ठीक है, चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने चरक संहिता लिखी। ठीक है, और क्या थी ये औषधि शास्त्र थी। किस पर लिखी गई थी? औषधि शास्त्र पर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, चरक की चरक संहिता औषधि शास्त्र पर लिखी गई थी। फिर कौन हो जाते हैं? फिर आपके सुश्रुत हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? सुश्रुत जी हो जाते हैं। इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। क्या लिखी? सुश्रुत संहिता लिखी। और इनकी किस पर लिखी गई थी? इनकी शल्य चिकित्सा पे तो थी, पर इनकी शल्य चिकित्सा पर लिखी गई थी। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे, बस चैप्टर फिनिश होने वाला है। देखो अन्यंत आ गया हमारा। अन्य जानकारी क्या है तो वो देख लेते हैं। अन्य जानकारी में क्या दे रहा है? देखो, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो कागज़ है हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज़ पर छपी हैं, और उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 1900 साल पहले लून नामक व्यक्ति ने किया था, जो कहाँ का था? चीन का था। तो कागज़ का आविष्कार 19 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगोया। क्या किया? रेशे, कपड़ों और रस्सियों की जो पेड़ की छाल थी उन्हें पीट कर क्या किया? लुगदी बनाकर पानी में भिगोया। फिर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। आज भी इस विधि को क्या करा जाता है? अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीकी सदियों तक क्या रही? गुप्त रही, और करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची थी। तो देखो, चीन वाले बहुत, आपको पता है कैसे हैं। देखो, उन्होंने क्या किया था? सूती जो रेशमी वस्त्र है उनकी खोज की थी, उनको भी उन्होंने गुप्त रखा था। कागज़ की खोज को भी गुप्त रखा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये था आपका चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हैं जो मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में। तो आर्यभट्ट जी के कुछ स्टेटमेंट हैं, उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर क्या करती है? जो सूर्य है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, घूमती है। तो ये किसने कहा था? आर्यभट्ट जी ने। लिख लीजिएगा, पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, ये किसने कहा था? आर्यभट्ट जी ने। फिर एक बराय मिहिर जी का भी स्टेटमेंट आता है, तो बराय मिहिर के बारे में भी लिख लीजिए। उन्होंने कहा था चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, किसने कहा था? तो बराय मिहिर ने कहा था। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी बराय मिहिर ने कहा था। ध्यान से सुनना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बराय मिहिर ने कहा था, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता, ये भी बराय मिहिर ने कहा था। लेकिन पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये आर्यभट्ट जी ने कहा था। ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि भाई सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, इन्होंने गलत बताया, क्या बताया, इन पे हमें नहीं जाना है। हमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है कि किसने क्या कहा था उस टाइम पे, उस पर फोकस करना है। उन्होंने कहा था कि अन्य चीज़ों के बारे में पता लगाओ, इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं कि क्वेश्चन बनता है तो आप लोग टैकल कर लो। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड क्या थे, क्या क्या पढ़े हमने आज। तो हमने आज पढ़ा क्या? हमने पढ़ा स्तूप के बारे में, मंदिर के बारे में, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणितज्ञ, विज्ञान, इसके बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी थी? तो स्तूपों का निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाएं, ये सारी 1500 साल पहले, और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। अब मंदिर के बारे में हमने आपको बताया था, एक मंदिर होता है, मान लो ये मंदिर बना, ठीक है, मंदिर बन गया। अब इसके ऊपर ऐसे चोटी सी रहती है, यहाँ झंडा लगा रहता है। ठीक है, फिर
यहाँ आगे देखो, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये एक मंडप सा बन जाता था, फिर ये मंडप सा बन गया मंदिर का, फिर आगे जाके ये दरवाज़ा बन गया। मान लो ये दरवाज़ा है, ठीक है, ध्यान से देखो ये दरवाज़ा है। तो ये जो बना है ये क्या होता था, ये आपका शिखर है। क्या है, शिखर है। ये क्या है, ये आपका गर्भगृह हो जाता है, गर्भगृह। और ये स्थान है जो ये मंडप, ये क्या है, मंडप हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, ये प्रवेश द्वार हो जाता है। यहीं पे तोरण बनाए जाते थे, ठीक है। तो आपको गर्भगृह का भी पता चल गया। मंदिर का निर्माण, गर्भगृह ये है, शिखर ये है, मंडप ये होता है और तोरण द्वार ये हो जाता है। तो अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप कल से आपकी 7th क्लास की NCERT स्टार्ट कर दूँगी और उसे थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगी। डेली मैं सोच रही हूँ अगर हफ्ते में 2 या 3 दिन भी 2 क्लासें एक्स्ट्रा जाती हैं तो आपका बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। और सिलेबस कवर करवाने का मतलब ये है कि अगर आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा तो आप रिवीजन भी बहुत जल्दी से कर लोगे। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।